सभी बच्चों को मेरा नमस्कार नमस्कार। जल्दी बताते रहेंगे आप। ऑडियो और वीडियो एकदम सही चल रही है तो आज का सेशन शुरू करें। हरियाणा हिस्ट्री की सीरीज चल रही थी और हमने बातें कर ली थी कौन सी बातों की। हरियाणा में सिंधु सभ्यता की बातें कर ली थी, फिर हरियाणा में महाभारत की बातें कर ली थी और फिर मैंने आपको करवा दी थी, आप याद कीजिए किसकी बातें, वर्धन वंश जो हरियाणा का एकमात्र राजवंश है उसकी बातें भी हमने कर ली थी। तो आज टॉपिक रहेगा बेटा हरियाणा में सल्तनत काल। हम किसकी बात करेंगे? हरियाणा में मुस्लिम का आगमन। टॉपिक रहेगा हरियाणा में मुस्लिम का आगमन। ये टॉपिक आज हम करेंगे सबसे पहले, ठीक है। हमने पढ़ रखा है बेटा मुस्लिम सबसे पहले कौन से मुसलमान आए थे, जरूर याद रखेंगे अरबी मुसलमान सबसे पहले आए थे। कौन से मुसलमान? अरबी मुसलमानों के बाद नंबर 2 पे कौन से मुसलमान आए थे, जरूर याद रखेंगे तुर्की मुसलमान नंबर 2 पे आए थे, जिनको हम बोलते हैं तुर्की मुसलमान, वो नंबर 2 पे आए थे। और तीसरे मुसलमान कौन से आए थे, तो जरूर याद रखेंगे फारसी। जो फारसी मुसलमान थे वो नंबर 3 पे आए थे। भारत में मुसलमानों का आगमन हुआ था अरबी तुर्की फारसी रूप में। और मुसलमानों का इतिहास पढ़ें तो एक राइटर की कहानी हम सबसे पहले पढ़, जिनका नाम है मिनहाज ए सिराज। जो मिनहाज ए सिराज नाम का राइटर है उसने बहुत ही सुंदर एक बुक लिखी है और बुक का नाम क्या है, ध्यान दीजिए, बुक का नाम है तबकात ए नासिरी। कौन सी बुक है? तबकात ए नासिरी, यानी मिनहाज ए सिराज ने बुक लिखी है तबकात ए नासिरी। और इस तबकात ए नासिरी बुक में सबसे पहले इन्होंने हिंदुस्तान शब्द का प्रयोग किया है। किस शब्द का प्रयोग किया है? हिंदुस्तान। यानी इन्होंने भारत को क्या नाम दिया है? इन्होंने भारत को नाम दिया है हिंदुस्तान। यानी हम हिंदुस्तान की कहानी पढ़ेंगे। आप कौन सी कहानी पढ़ेंगे? हिंदुस्तान की कहानी पढ़ेंगे और इसमें मुसलमानों की कहानी हम पढ़ेंगे आज की क्लास में। ये जरूर याद रखेंगे आप। इट्स ओके, क्लियर। चलिए हिंदुस्तान की बातें करें तो सबसे पहले हिंदुस्तान पर कौन से मुसलमान आए थे? अरबी। आप याद कीजिए बेटा 712 में एक युद्ध हुआ था जिस युद्ध को बोलते हैं राबर का युद्ध। कौन सा युद्ध? राबर का युद्ध, यानी बैटल ऑफ राबर। और इस राबर के युद्ध में क्या हुआ था? एक व्यक्ति था जिसका नाम था मोहम्मद बिन कासिम। क्या नाम था? मोहम्मद बिन कासिम। इस मोहम्मद बिन कासिम ने क्या किया? सिंध के राजा, उस समय जो सिंध के राजा थे ना, सिंध के राजा का क्या नाम था बेटा? उनका नाम था दाहिर शैन। दाहिर शैन को पराजित किया और मार डाला। दाहिर शैन को पराजित किया और मार डाला, ठीक है। ये सिंध का राजा था। इस युद्ध की क्या विशेषता है? ये भारत पर पहला मुस्लिम आक्रमण है। जरूर याद रखेंगे, पहला मुस्लिम आक्रमण। तो पहला मुस्लिम आक्रमण हुआ था, जो प्रथम मुस्लिम आक्रमण था वो हुआ था 712 में। फिर ये मोहम्मद बिन कासिम कैसा मुसलमान था? तो ये था अरबी मुसलमान। तो एक प्रश्न और बन जाता है, ये भारत पर अरबी आक्रमण भी है। ये जरूर याद रखेंगे, ये भारत पर अरबी आक्रमण भी है। मगर ध्यान दीजिए, जो ये कासिम आया था ये सिंध में आया था और सिंध को लूट के चला गया था। इसका प्रश्न हरियाणा से तो नहीं बना। मगर इसके बाद जो व्यक्ति आया था ना, वो कौन सा व्यक्ति था? ध्यान दीजिए, दूसरा व्यक्ति आया था। कौन? शबूतुगिन। क्या नाम था? शबूतुगिन। बेटा ये जो शबूतुगिन नाम का व्यक्ति था ना, इसने 986-87 में आक्रमण किया था। कब? 986-87 में इसने आक्रमण किया था। और किस पर आक्रमण किया था? तो इसने आक्रमण किया था हिंदू शाही शासक। और शासक का क्या नाम था? तो जरूर याद रखेंगे, शासक का नाम था जयपाल, ठीक है। इसने हिंदू शाही शासक जयपाल पर आक्रमण किया था और इसके अटैक की क्या विशेषता है? ये भारत पर पहला तुर्की आक्रमण है। पहला तुर्की आक्रमण है, ये जरूर याद रखेंगे। तो सबसे पहले तुर्की आक्रमण किसने किया था? तो सबसे पहले तुर्की आक्रमण किया था किसने?
सबूतुगिन ने। और सबसे पहले अरबी आक्रमण किसने किया था? तो अरबी आक्रमण किया था मोहम्मद बिन कासिम ने। मगर जब सबूतुगिन भारत आया था तो हमने सबूतुगिन को यहाँ पे मार दिया था। दूसरी बार जब ये 87 में भारत आया था तो हमने इसे मार दिया था। तो फिर सबूतुगिन का बेटा, ध्यान दीजिए, सबूतुगिन का बेटा जिसको हम बोलते हैं इतिहास में महमूद गजनवी, क्या बोलते हैं? महमूद गजनवी। जो ये महमूद गजनवी नाम का व्यक्ति है, ये राजा कब बना था? ये 997 में राजा बना था और 1030 तक ये राजा रहा था। जो महमूद गजनवी है ये कब राजा बना था? 997 में राजा बना था और ये 1030 तक राजा रहा था। इसने 1001 से लेकर और 1027 तक इसने 17 बार भारत पर आक्रमण किया था। 17 टाइम, यानी 17 बार भारत पर आक्रमण किया था। भारत पर अटैक किया था। कितनी बार अटैक किया था? 17 बार। तो ये भारत पर अटैक करने वाला, जरूर याद रखेंगे, सबसे सफल तुर्की है। भारत पर अटैक करने वाला सबसे सफल तुर्की कौन है? तो महमूद गजनवी। मगर ध्यान दीजिए, गजनवी के 2 प्रश्न हम पढ़ेंगे जो हमारे एग्जाम में बन जाते हैं। गजनवी ने पहला आक्रमण किया था अपने हरियाणा पर कब? ध्यान दीजिए, 1009 में गजनवी ने थानेसर पर आक्रमण किया था। किस पर आक्रमण किया था? थानेसर। और थानेसर कहाँ पे है? कुरुक्षेत्र में। ठीक है, मगर ध्यान दीजिए 1014 में गजनवी ने दूसरी बार थानेसर पर आक्रमण किया था। ये जरूर याद रखेंगे, दूसरी बार थानेसर पर आक्रमण किया था गजनवी ने। जो गजनवी का था ये छठा आक्रमण था। कौन सा आक्रमण था? छठा अटैक था। ये जरूर याद रखेंगे, छठा अटैक। मगर जो 1014 में किया गया था वो गजनवी का 7वां आक्रमण था बेटा। कौन सा आक्रमण था? जरूर याद रखेंगे, 7वां आक्रमण था जो गजनवी द्वारा किया गया था। कहाँ पे? थानेसर में किया गया था। इस तरह से एग्जाम में पूछ लेता है। ये गजनवी का असफल आक्रमण था, ये असफल आक्रमण था, और ये जो था वो सफल आक्रमण था। ये जरूर याद रखेंगे। यानी गजनवी ने 2 बार थानेसर पर आक्रमण किया था। कब? 1009 और 1014 में। जो HSSC में पूछा जाता है वो हमेशा ही पूछा जाता है 1014 वाला अटैक। ये जरूर याद रखेंगे। और गजनवी यहाँ से, ध्यान दीजिए, गजनवी यहाँ से स्वामी श्री चक्रधर की मूर्ति लूट के ले गया था। स्वामी श्री चक्रधर की मूर्ति लूट के ले गया था। ये जरूर याद रखेंगे आप। ठीक है, इसीलिए इतिहास में गजनवी को क्या बोलते हैं? मंदिरों का लुटेरा और मूर्ति भंजन कहते हैं। क्या बोलते हैं इतिहास में? मंदिरों का लुटेरा, मंदिरों का लुटेरा और मूर्ति भंजन बोलते हैं। ये जरूर याद रखेंगे, मंदिरों का लुटेरा और मूर्ति भंजन बोलते हैं। तो गजनवी ने हरियाणा पे अटैक किया था। भारत पर उसने 17 अटैक किए। मगर ध्यान दीजिए, जो गजनवी का विशेष आक्रमण है हरियाणा पर हुआ था वो 1014 में हुआ था। ये जरूर याद रखेंगे। और गजनवी के साथ आया था एक महान राइटर जिसको हम बोलते हैं, जरूर याद रखेंगे, अल ब्रूनी। कौन आया था? अल ब्रूनी। किसके साथ आया था? गजनवी के साथ आया था अल ब्रूनी, जिसने बुक लिखी थी, जरूर याद रखेंगे, किताब उल हिंद। कौन सी बुक लिखी थी? किताब उल हिंद नामक बुक लिखी थी। किसने? अल ब्रूनी ने। और अल ब्रूनी ने इस पुस्तक में, आप याद कीजिए, ब्रह्म सरोवर का वर्णन किया था। किसका वर्णन किया था? ब्रह्म सरोवर। जो ब्रह्म सरोवर है वो क्या है बेटा? नेक्स्ट, वो एशिया का सबसे बड़ा पक्का जलाशय है। और गजनवी ने इसे क्या कहा था? जरूर याद रखेंगे, लघु महासागर कहा था। क्या कहा था? लघु महासागर कहा था। तो इसलिए गजनवी से हमारे हरियाणा जीके के 3 बहुत ही अच्छे प्रश्न बन जाते हैं और ये तीनों प्रश्न आपको याद रखने हैं। इट्स ओके, क्लियर? रॉन्ग टाइप। पिंकी आपने क्या लिखा है? मेरे समझ में नहीं आया भाई पिंकी। ओके, क्लास स्टार्ट कर दी है मैंने, मगर पिंकी ने क्या लिख रखा है मेरे समझ में नहीं आया भाई। ठीक है, ध्यान दीजिए एक बार फिर।
मैं सारी कहानी बता देता हूं। हम टॉपिक लेके आए हैं और टॉपिक का नाम क्या है, हरियाणा में मुस्लिम का आगमन। हरियाणा में जो मुसलमान आए उनकी कहानी मैं बता रहा हूं। ठीक है, मुसलमान भारत में अरबी, तुर्की, फारसी रूप में आए थे। ठीक है, और मिनहाज ए सिराज ने एक बुक लिखी है तबकात ए नासिरी। इस बुक में पहली बार हमारे भारत को हिंदुस्तान का नाम दिया गया। क्या नाम दिया गया है? हिंदुस्तान। ठीक है, 712 में राबर का युद्ध हुआ था और इस राबर के युद्ध में मोहम्मद बिन कासिम ने सिंध के राजा दाहिर शैन को पराजित किया था। जो ये युद्ध था, इस युद्ध की क्या विशेषता है? ये भारत पर पहला मुस्लिम अटैक है, ये भारत पर पहला अरबी अटैक है। तो अरबी अटैकर कौन आया था? तो मोहम्मद बिन कासिम आया था। मगर ध्यान दीजिए, सबूतुगिन ने 986-87 में आक्रमण किया था हिंदू शाही शासक जयपाल पर। ठीक है, और ये भारत पर पहला तुर्की अटैक है, ये जरूर याद रखेंगे। मगर सबूतुगिन को भारत में मार दिया गया था, तो उसका बेटा मोहम्मद गजनवी जो 997 में राजा बना था और 1030 तक राजा रहा था। मोहम्मद गजनवी जो 997 में राजा बना था और 1030 तक राजा रहा था, और इसने 1001 से लेकर 1027 तक 17 बार भारत पर आक्रमण किया। और ये भारत पर आक्रमण करने वाला सबसे सफल तुर्की कहलाया था। क्या कहलाया था? सबसे सफल तुर्की कहलाया था। और 1009 में इसने थानेसर पर आक्रमण किया था, मगर ये इसका असफल आक्रमण रहा था। क्यों? क्योंकि उसी समय आप याद कीजिए, तोमर शासक नरेश जयपाल ने इन्हें रोक दिया था। किसने रोक दिया था? जरूर याद रखेंगे, तोमर वंश का राजा था। तोमर वंश का राजा था और इस तोमर वंश के राजा का क्या नाम था? नरेश जयपाल। क्या नाम था? नरेश जयपाल ने इसे रोक दिया था। मगर ध्यान दीजिए, 5 साल तक ये मेहनत करता रहा और 1014 में दोबारा हरियाणा थानेसर में आया और ये इसका 7वां अटैक था, जो इसका सफल आक्रमण था। ये यहाँ से स्वामी श्री चक्रधर की मूर्ति लूट के ले गया था। इसीलिए हम गजनवी को इतिहास में क्या बोलते हैं? मंदिरों का लुटेरा बोलते हैं, मूर्ति भंजन बोलते हैं। चलिए अब आगे चलें और छोटी सी कहानी बना लेते हैं इस प्यारे से भारत की। ध्यान दीजिए, जो ये भारत आपको दिखाई दे रहा है, इस भारत की कैपिटल या इस भारत का हमेशा से पावरफुल एरिया रहा है। और वो कौन सा एरिया है? तो जरूर याद रखेंगे, दिल्ली। और दिल्ली की स्थापना किसने की है? तो दिल्ली की स्थापना की है, जरूर याद रखेंगे, तोमर वंश के राजाओं ने। कौन से राजाओं ने? तोमर वंश के राजाओं ने दिल्ली की स्थापना की है। और इसी तरह से हम एक राजा की कहानी पढ़ेंगे जिसको हम इतिहास में बोलते हैं अर्णोराज। अर्णोराज कौन था? ये दिल्ली का राजा था, अर्णोराज। और अर्णोराज के बाद राजा कौन बना था, उसकी कहानी विशेष है। तो तोमर वंश के राजाओं ने भारत की कैपिटल, किस कैपिटल को बसाया था? तो दिल्ली को बसाया था 7वीं शताब्दी में। चलो आइए, जो तीसरा मुसलमान भारत में एंट्री करता है उसको हम क्या नाम देते हैं? उसको हम नाम देते हैं, जरूर याद रखेंगे, मोहम्मद गोरी। गोरी 1175 में भारत आया था। कब आया था? गोरी का भारत में आगमन, ये जरूर याद रखेंगे, गोरी का भारत में आगमन कब हुआ था? 1175 में। और उस समय दिल्ली का राजा कौन था? ध्यान दीजिए, उस समय जो दिल्ली का राजा था, उस दिल्ली के राजा का क्या नाम था? तो दिल्ली के राजा का नाम था, जरूर याद रखेंगे, पृथ्वीराज चौहान। पृथ्वीराज चौहान इसे इतिहास में हम बोलते हैं। और कौन सा पृथ्वीराज चौहान? तीसरा। ये दिल्ली का राजा कब बना था? ये दिल्ली का राजा बना था 1166 में और 1192 तक दिल्ली का राजा रहा था, ये जरूर याद रखेंगे। और इसी पृथ्वीराज चौहान ने, आप याद कीजिए, इसी पृथ्वीराज चौहान ने अपनी हांसी में, याद कीजिए, हांसी में 80गढ़ का किला बनवाया था। कौन सा किला? 80गढ़ फोर्ट। कहाँ पे है 80गढ़ फोर्ट? हांसी में है। जिस फोर्ट को हम क्या कहते हैं? जरूर याद रखेंगे, तलवारों का किला कहते हैं, तलवारों का किला कहते हैं, ये जरूर याद रखेंगे। और ये पृथ्वीराज चौहान ने बनवाया था। जब मोहम्मद गोरी ने भारत में एंट्री की थी, उस समय दिल्ली का राजा कौन था? पृथ्वीराज चौहान 3rd था। और ध्यान दीजिए, दिल्ली की स्थापना किसने की है? तोमर वंश के राजाओं ने। ये बहुत ही सुंदर शहर बसाया है दिल्ली 7वीं शताब्दी में। ठीक है, चौहान और ध्यान दीजिए गोरी के बीच ऐतिहासिक युद्ध हुए थे। कौन से युद्ध? जरूर याद रखेंगे,
त्राइन के युद्ध हुए थे इन दोनों शासकों के बीच। त्राइन किस जिले में है? जरूर याद रखेंगे, करनाल जिले में है त्राइन, वर्तमान हरियाणा के करनाल जिले में, और इसे त्रावड़ी कहते हैं। क्या कहते हैं? त्रावड़ी कहते हैं। ये नेशनल हाईवे नंबर 44 पे है, ये जरूर याद रखेंगे। और नेशनल हाईवे 44 भारत का सबसे लंबा नेशनल हाईवे है, ये भी आपको याद रखना है। अब त्राइन के युद्ध हुए थे कब? तो ध्यान दीजिए, त्राइन का पहला युद्ध, जो त्राइन का पहला युद्ध हुआ था ना बेटा, वो याद रखेंगे, वो 1191 में हुआ था। और त्राइन का दूसरा युद्ध कब हुआ था? तो जरूर याद रखेंगे, त्राइन का दूसरा युद्ध जो हुआ था ना, वो युद्ध हुआ था 1192 में। ठीक है, ये बहुत ही फेमस युद्ध है भारतीय इतिहास के, मेडिवल हिस्ट्री यानी मध्यकालीन इतिहास के बहुत ही प्रसिद्ध युद्ध है। त्राइन के पहले युद्ध में क्या हुआ? जरूर याद रखेंगे, पृथ्वीराज चौहान ने क्या किया था कि मोहम्मद गोरी को हरा दिया था। किसको हरा दिया था? मोहम्मद गोरी को हरा दिया था पृथ्वीराज चौहान ने। किस युद्ध में? त्राइन के पहले युद्ध में। और गोरी को जीवित छोड़ना चौहान के जीवन की और देश की सबसे बड़ी भूल कहलाई, ये जरूर याद रखेंगे। त्राइन के दूसरे युद्ध में क्या हुआ? ध्यान दीजिए, त्राइन के दूसरे युद्ध में मोहम्मद गोरी ने पृथ्वीराज चौहान को हरा दिया था। मोहम्मद गोरी ने पृथ्वीराज चौहान को हरा दिया था। किसके सहयोग से? तो जरूर याद रखेंगे, जयचंद के सहयोग से। इसीलिए इतिहास में जयचंद को भारतीय इतिहास का पहला गद्दार कहते हैं, क्योंकि जयचंद का जन्म इस भूमि पे नहीं होता तो कभी भी भारत में मुस्लिम सत्ता की स्थापना नहीं होती। अब ये दोनों युद्धों की बात कर लेते हैं और साथ में हम दो राइटरों की बात कर लेते हैं। ध्यान दीजिए, एक राइटर था जिसने बुक लिखी थी जयानक ने बुक कौन सी लिखी थी? उस बुक का नाम है, जरूर याद रखेंगे, पृथ्वीराज विजय। कौन सी बुक लिखी थी? पृथ्वीराज विजय नामक बुक लिखी, और इसने चौहान को विजेता बताया था, मगर हमने देखा चौहान हार गया था। तो इसीलिए इतिहासकार कहते हैं कि जयानक की मृत्यु 1188 में हुई थी। उस समय तक चौहान विजेता ही था। दूसरा जो राइटर है, उस राइटर की बुक लिखते हैं जिस राइटर को हम बोलते हैं चंद्रवरदाई। क्या बोलते हैं? चंद्रवरदाई ने बुक कौन सी लिखी थी? तो जरूर याद रखेंगे, बुक लिखी थी पृथ्वीराज रासो। कौन सी बुक लिखी थी? पृथ्वीराज रासो नामक प्रसिद्ध पुस्तक लिखी थी। अब पृथ्वीराज रासो में क्या लिखा? ध्यान देखिए, चंद्रवरदाई ने लिखा था कि शब्द भेदी बाण के द्वारा, और क्या हुआ शब्द भेदी बाण के द्वारा? तो पृथ्वीराज चौहान ने मोहम्मद गोरी की हत्या कर दी थी। इस तरह की बातें लिखता है चंद्रवरदाई। मगर तीसरे राइटर के पास जाते हैं, और तीसरा राइटर है जिसका नाम है, जरूर याद रखेंगे, मिनहाज ए सिराज। और मिनहाज ए सिराज ने बुक लिखी है। कौन सी बुक लिखी है? जरूर याद रखेंगे, तबकात ए नासिरी। कौन सी बुक लिखी है? तबकात ए नासिरी नामक बुक लिखी है। इस बुक में सिराज ने क्या लिखा कि सुरसती नदी के किनारे, सुरसती को हम सरस्वती नदी बोलते हैं, सुरसती नदी के किनारे गोरी ने चौहान की हत्या कर दी थी। गोरी ने किसे मार दिया था? चौहान को मार दिया था। ये कौन लिखता है? ये मिनहाज ए सिराज लिखता है। और इन दोनों युद्धों की कहानी विशेष है। कौन से युद्ध? त्राइन का पहला युद्ध और त्राइन का दूसरा युद्ध, ये जरूर याद रखेंगे। त्राइन विजय के बाद राजा कौन बन गया? तो त्राइन विजय के बाद जो राजा बन गया, वो बन गया था मोहम्मद गोरी चौहान को हराकर और चौहान को मारकर दिल्ली का शासक बना था। कब से कब तक रहा था वो दिल्ली का शासक? तो जरूर याद रखेंगे, 1192 से लेकर 1206 तक। और गोरी ने एक बहुत बड़ा एम्पायर जीत लिया था, ये जरूर याद रखेंगे। इसके पास गजनी भी हुआ करता था, इसके पास आपका मुल्तान भी हुआ करता था, इसके पास दिल्ली भी हुआ करता था। मगर गोरी ने शासक बनने के बाद जो सिक्के शुरू किए वो विशेष है।
गौरी ने शासक बनने के बाद जो सिक्के शुरू किए वो विशेष है। विशेष कैसे है सुन लीजिए कि गौरी ने अपने सिक्कों पर लक्ष्मी माँ का चित्र बनवाया था और कलमा लिखवाया था। इसीलिए प्रश्न बन जाता है कि गौरी एकमात्र मुस्लिम शासक है, एकमात्र मुस्लिम शासक है जिसने अपने सिक्कों पर हिंदू देवी देवताओं के चित्र बनवाए हैं। ये जरूर याद रखेंगे। कौन सा वो मुस्लिम राजा है जिसने अपने सिक्कों पर हिंदू देवी देवताओं के चित्र बनवाए हैं? तो वो मोहम्मद गौरी है। ये जरूर याद रखेंगे। और गौरी ने जो इतना बड़ा एम्पायर था, जो गौरी ने जीत रखा था, वो एम्पायर दे दिया अपने गुलामों को। क्यों ऐसा किया गौरी ने? क्योंकि गौरी के कोई भी बेटा नहीं था, तो इसीलिए गौरी ने गजनी किसे दे दिया था? गजनी दे दिया था यालदोज को। किसे दे दिया था भाई? यालदोज को गजनी दे दिया था। नंबर 2 मुल्तान किसे दे दिया था? तो मुल्तान दे दिया था, जरूर याद रखें, कुबाचा को दे दिया था मुल्तान। और फिर दिल्ली किसे दे दिया था? तो दिल्ली दे दिया था ऐबक को, कुतुबुद्दीन ऐबक को। ये तीनों के तीनों कौन है? ये मोहम्मद गौरी के गुलाम है। और 1206 में सिंध के खोखर जाटों ने 1206 में सिंध के खोखर जाटों ने गौरी को मार डाला। बारह सौ छह में सिंध के खोखर जाटों ने गौरी को मार डाला। किसने मार डाला भाई? सिंध के खोखर जाटों ने गौरी को मार डाला। कब? 1206 में। ये जरूर याद रखेंगे आप। वेरी 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 इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो सिंध के खोखर जाटों ने 1206 में सिंध के खोखर जाटों ने गौरी को मार डाला। ठीक है, गौरी कब से कब तक शासक रहा था? तो जरूर याद रखेंगे 1206 से लेकर और कब तक, 1192 से लेकर 1206 तक। आइए ये दोनों प्रश्न दोबारा देख लेते हैं। जो टॉपिक है उसका नाम है भारत में मुस्लिम का आगमन। भारत में मुसलमान आए अरबी तुर्की फारसी, मगर इसमें से हमें हरियाणा में मुस्लिम का आगमन पढ़ना है। ठीक है, और मुस्लिम की जब बात करते हैं तो सबसे पहले हम याद करते हैं हमारे नाम को। तो मुसलमानों ने हमें क्या नाम दिया था? हिंदुस्तान नाम दिया था। ये जरूर याद रखें। क्या नाम दिया था? हिंदुस्तान नाम दिया था। और ये नाम सबसे पहले किसने दिया था? मिनहाज ए सिराज ने अपनी बुक तबकात ए नासिरी में। भारत पर ध्यान दीजिए, जो पहला मुस्लिम अटैक हुआ था और भारत पर जो पहला मुस्लिम आक्रमण करता था वो कौन था? मोहम्मद बिन कासिम। इसने 712 में आक्रमण किया था सिंध के शासक दाहिर सैन पर। इस युद्ध को नाम दिया गया था राबर का युद्ध। क्या नाम दिया गया था? राबर का युद्ध। और इस युद्ध में सिंध के राजा दाहिर सैन को पराजित किया, कासिम ने मार डाला। ये भारत पर पहला मुस्लिम अटैक था और ये भारत पर पहला अरबी अटैक था, पर यह हरियाणा में नहीं आया था। इसके बाद में दूसरा आक्रमण हुआ था भारत पर शबुतुगिन ने नेक्स्ट 986-87 में आक्रमण किया था हिंदू शाही शासक जयपाल पर। और शबुतुगिन भारत पर अटैक करने वाला पहला तुर्की है। ये जरूर याद रखेंगे। जब शबुतुगिन भारत में आया तो शबुतुगिन को दूसरी बार हमने मार दिया था। जब उसको मार दिया था तो इसके बेटे महमूद गजनवी ने भारत पर 17 बार अटैक किया था। गजनवी 997 से लेकर 1030 तक शासक रहा था। और विश्व में ये सबसे पहले क्या बना था? सुल्तान बना था। वर्ल्ड में सबसे पहले सुल्तान कौन बना है? तो मोहम्मद गजनवी बना है। इसने 17 बार भारत पर आक्रमण किया है और ये भारत पर आक्रमण करने वाला सबसे सफल तुर्की है। मगर गजनवी ने, ध्यान दीजिए, पहला अटैक अपने हरियाणा पे किया था 1009 में थानेसर पर। ये इसका छठा आक्रमण था, मगर ये असफल आक्रमण था क्योंकि तोमर वंश के राजा जो नरेश जयपाल थे उन्होंने इसे असफल कर दिया था। फिर उसके बाद में 1014 में गजनवी ने सफल आक्रमण किया था अपने थानेसर पर और ये इसका 7वां आक्रमण था। ये यहाँ से स्वामी श्री चक्रधर की मूर्ति लूट के ले गया था। क्या लूट के ले गया था? स्वामी श्री चक्रधर की मूर्ति। और गजनवी के साथ ही भारत में कौन आए थे? अल ब्रूनी आए थे। अल ब्रूनी ने बुक लिखी थी, कौन सी? किताब उल हिंद बुक लिखी थी। और उस बुक में उन्होंने नेक्स्ट ध्यान
ध्यान दीजिए, उस बुक में उन्होंने लघु महासागर कहा। किसे लघु महासागर कहा था? तो ब्रह्म सरोवर जो अपने थानेसर में है। फिर उसके बाद में दूसरा मुसलमान कौन आया, तीसरा मुसलमान कौन आया था? मोहम्मद गोरी। गोरी 1175 में भारत आया था। जब गोरी भारत आया था उस समय दिल्ली का राजा कौन था? दिल्ली का राजा था पृथ्वीराज चौहान थर्ड। इस पृथ्वीराज चौहान थर्ड ने झांसी में 80गढ़ के किले का निर्माण करवाया है, जिस किले को हम नेक्स्ट तलवारों का किला भी बोलते हैं। इस पृथ्वीराज चौहान को ही ध्यान दीजिए, इस पृथ्वीराज चौहान को ही भारत का अंतिम शक्तिशाली शासक कहते हैं। अंतिम जरूर याद रखेंगे, शक्तिशाली शासक बोलते हैं। तो अंतिम शक्तिशाली शासक कौन है? तो पृथ्वीराज चौहान थर्ड है, ये आपको जरूर याद रखना है, ठीक है। और फिर नेक्स्ट जयचंद राठौड़ के कहने पर गोरी ने त्राइन के युद्धों में भाग लिया था। त्राइन वर्तमान हरियाणा के करनाल जिले में है, आजकल इसे त्रावड़ी बोलते हैं। ये नेशनल हाईवे नंबर 44 पर है। त्राइन का पहला युद्ध कब हुआ था? 1191 में हुआ था। और त्राइन के पहले युद्ध में चौहान विजेता रहा था, मोहम्मद गोरी हार गया था। मगर ध्यान दीजिए, गोरी को जीवित छोड़ना चौहान के जीवन की और हमारे भारत की सबसे बड़ी भूल है। अगले ही साल त्राइन का दूसरा युद्ध हुआ। अब त्राइन के दूसरे युद्ध में कहते हैं कि गोविंदराज मारा गया था और त्राइन के दूसरे युद्ध में मोहम्मद गोरी जीत गया था। किसके सहयोग से जीत गया था? तो जरूर याद रखेंगे, जयचंद के सहयोग से जीत गया था, ये जरूर याद रखेंगे। फिर हमने 3 राइटर पढ़े, ठीक है। और पहला राइटर था जयानक। जयानक ने बुक लिखी पृथ्वीराज विजय, उसने चौहान को विजेता बताया। फिर चंद्रवरदाई की बुक पढ़ी हमने, पृथ्वीराज राजसो, इसने लिखा कि शब्द भेदी बाण के द्वारा पृथ्वीराज चौहान ने मोहम्मद गोरी की हत्या कर दी थी। फिर तीसरे राइटर को हमने पढ़ा मिनहाज सिराज को, उसने बुक लिखी तबकात नासिरी। इस बुक में सिराज ने लिखा कि सुरसती नदी के किनारे चौहान ने मोहम्मद गोरी की हत्या कर दी थी। कौन सी नदी के किनारे? सुरसती नदी को हम सरस्वती नदी बोलते हैं, और ये त्राइन से 20 किलोमीटर आगे कुरुक्षेत्र में है, तो ये बात सही भी हो सकती है। गोरी, ध्यान दीजिए, गोरी 1192 से लेकर 1206 तक शासक रहा था। और गोरी ने शासक बनने के बाद जो सिक्के शुरू किए थे, उन सिक्कों पर लक्ष्मी माँ का चित्र बनवाया था और कलमा लिखवाया था। इसलिए गोरी एकमात्र वो मुस्लिम शासक है जिसने अपने सिक्कों पर हिंदू देवी देवताओं के चित्र बनवाए थे। 1206 में सिंध के खोखर जाटों ने गोरी को मार दिया था। ध्यान दीजिए, कब? 1206 में। मगर मरने से पहले गोरी ने क्या किया? जितना भी अपना एम्पायर था वो अपने गुलामों को दे दिया था। जैसे नंबर 1 गजनी किसे दे दिया था? यालदोज को। नंबर 2 मुल्तान किसे दे दिया था? कुबाचा को। और नंबर 3 कुतुबुद्दीन ऐबक को क्या दे दिया था? दिल्ली। इसीलिए भारत में सबसे पहले किस वंश की स्थापना हुई? गुलाम वंश की स्थापना हुई, ये जरूर याद रखेंगे। गोरी के बाद भारत में किस वंश की स्थापना हुई? तो जरूर याद रखेंगे, गुलाम वंश। कौन सा वंश आया? गुलाम वंश 1206 से लेकर 1290। और गुलाम वंश के बाद कौन सा वंश आया? जरूर याद रखेंगे, खिलजी वंश। कौन सा वंश? खिलजी वंश आया था बेटा, ध्यान दीजिए। खिलजी वंश कब से कब तक है? 1290 से लेकर 1320, खिलजी वंश। फिर तीसरा वंश कौन सा आया? जरूर याद रखेंगे, तुगलक वंश। तुगलक वंश कब से कब तक आया? तो जरूर याद रखेंगे, 1320 से लेकर, तुगलक वंश 1320 से लेकर 1414 तक आया तुगलक वंश। और फिर आया कौन सा वंश? तो सैयद वंश। कौन सा वंश? सैयद वंश आया। और सैयद वंश कब से कब तक है? तो 1414 से लेकर 1451। और फिर आया कौन सा वंश? जरूर याद रखेंगे, लोधी वंश। कौन सा वंश आया था? लोधी वंश 1451 से लेकर 1526। यानी इस पूरे 320 वर्षों को, इन पूरे 320 वर्षों को, यानी 1206 से लेकर 1526, जो ये 320 वर्ष का इतिहास है, इस इतिहास को सल्तनत काल कहते हैं बेटा। क्या कहते हैं? सल्तनत काल। कुछ राइटरों ने इसी का नाम लिख रखा है, जरूर याद रखेंगे, दिल्ली सल्तनत। तो दिल्ली सल्तनत बोल दीजिए या सल्तनत काल बोल दीजिए, एक ही बात है। जो
पहले वाले 3 मुसलमान हैं, ध्यान दीजिए, ये तीनों मुसलमान हैं तुर्क मुसलमान। कैसे मुसलमान हैं ये है, जरूर याद रखेंगे, तुर्क मुसलमान हैं। उसके बाद में जो सैयद है वो कैसे मुसलमान है, उनको हम बोलते हैं शिया मुसलमान। कैसे मुसलमान हैं ये जरूर याद रखेंगे, शिया मुसलमान है। और फिर जो लोधी है उनको हम बोलते हैं अफगानी मुसलमान। कैसे मुसलमान, अफगानी मुसलमान। तो ये 3 प्रकार के मुसलमान हैं जिन्होंने सल्तनत काल में राज किया था। इनको आप अच्छी तरह से याद रखेंगे। फिर जो सल्तनत काल था, ध्यान दीजिए, जो अपना सल्तनत काल कहलाता है, उस सल्तनत काल में शासक को क्या कहते हैं, ध्यान दीजिए, शासक यानी राजा। शासक क्या कहलाता है, तो शासक को सुल्तान बोलते हैं, ये जरूर याद रखेंगे। इनकी भाषा कौन सी है, लैंग्वेज कौन सी है, तो भाषा है बेटा याद रखेंगे फारसी। कौन सी भाषा है, फारसी। और फिर इनका साम्राज्य किसमें बटा हुआ है, साम्राज्य, जैसे आज भारत है 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेशों में बटा हुआ है, तो इनका साम्राज्य बटा हुआ है इक्ता प्रणाली। इक्ता बोलते हैं स्टेट को, इक्ता प्रणाली यानी साम्राज्य किसमें बटा हुआ है, इक्तों में बटा हुआ है। भारत का पहला सुल्तान कौन बना था, 1229 में, नाम था, जरूर याद रखेंगे, इल्तुतमिश। इल्तुतमिश नाम का व्यक्ति भारत का पहला सुल्तान बना था 1229 में। और सबसे बड़ा इक्ता कौन सा था, ध्यान दीजिए, सबसे बड़ा इक्ता, तो सबसे बड़े इक्ते का नाम था दिल्ली। और सबसे छोटा इक्ता कौन सा था, सबसे छोटे इक्ते का नाम है, जरूर याद रखेंगे, पलवल। तो ये सल्तनत काल की थोड़ी सी भूमिका बनाई है मैंने आपके लिए, इस भूमिका को अच्छी तरह से आप देख लीजिए, क्योंकि मोहम्मद गोरी ने ये एम्पायर दिया था अपने गुलामों को। इसीलिए सबसे पहले किस वंश की स्थापना हुई, गुलाम वंश की स्थापना हुई, फिर खिलजी वंश की स्थापना हुई, फिर तुगलक वंश की स्थापना हुई। थैंक यू थैंक यू थैंक यू मुनेश कुमार, थैंक यू बेटा। ठीक है, तो पहले गुलाम वंश, फिर खिलजी वंश, फिर तुगलक वंश, फिर सैयद वंश, फिर लोधी वंश। जो पहले वाले 3 है वो क्या है, तुर्क मुसलमान है, फिर शिया मुसलमान, फिर अफगानी मुसलमान। राजा को क्या बोलते थे, सुल्तान बोलते थे। और पहला सुल्तान कौन बना था, इल्तुतमिश। फिर लैंग्वेज कौन सी इनकी थी, फारसी। और साम्राज्य किसमें बटा हुआ था, इक्तों में। सबसे बड़ा स्टेट कौन सा था, दिल्ली। और सबसे छोटा स्टेट कौन सा था, जरूर याद रखेंगे, पलवल। तो ये सल्तनत काल की कहानी है, ये कहानी हम पढ़ेंगे हरियाणा जीके के अनुसार। तो आ जाइए टॉपिक डाल लेते हैं नेक्स्ट, हरियाणा में सल्तनत काल। ठीक है, ध्यान दीजिए, सल्तनत काल कौन सा है, 1206 से लेकर 1526। अब हम पढ़ेंगे हरियाणा में सल्तनत काल। ठीक है, तो सल्तनत काल में सबसे पहले कौन सा वंश है, ध्यान से देखो, गौर से देखो और बताओ, सबसे पहले कौन सा वंश आ जाता है, गुलाम वंश। आ जाओ, शुरुआत करेंगे गुलाम वंश की। कौन से वंश की, ध्यान दीजिए बेटा, नेक्स्ट गुलाम वंश। गुलाम को हम बोलते हैं दास वंश, दास को हम बोलते हैं मामलुक वंश, और मामलुक को हम बोलते हैं बेटा इलबरी वंश। ये गुलाम के पर्यायवाची शब्द है। ठीक है, गुलाम के पर्यायवाची शब्द है। और ये वंश कब से कब तक था, 1206 से लेकर 1290। अब इस वंश में जो राजा हुए उनकी थोड़ी सी कहानी मैं बता देता हूं। ठीक है, कौन कौन राजा हुए इस वंश में, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। सबसे पहले राजा बना था कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक। फिर ऐबक का बेटा राजा बना था जिसको बोलते हैं आराम शाह। फिर ऐबक का दामाद राजा बना था जिसको बोलते हैं इल्तुतमिश, जिसको हम इतिहास में अल्तमस भी बोलते हैं बेटा, इल्तुतमिश। फिर इल्तुतमिश का बेटा राजा बना था रुकनुद्दीन फिरोज शाह। रुकनुद्दीन फिरोज शाह, कौन राजा बना था, रुकनुद्दीन फिरोज शाह।
फिर इल्तुतमिश की बेटी राजा बनी थी रजिया सुल्ताना। फिर रजिया सुल्ताना का चचेरा भाई राजा बना था बहराम शाह। फिर इसका बेटा राजा बना था अलाउद्दीन मसूद शाह। अलाउद्दीन मसूद शाह। फिर इल्तुतमिश का एक और मुंह बोला बेटा राजा बना था जिसको नासरुद्दीन मसूद शाह कहते हैं। क्या कहते हैं? नासरुद्दीन मसूद शाह। नासरुद्दीन मसूद शाह। फिर नासरुद्दीन मसूद शाह के ससुर राजा बने थे बलवन। कौन राजा बने थे? बलवन। फिर बलवन के पोते राजा बने थे, एक का नाम था केकुबाद और एक का नाम था शमसुद्दीन। शमसुद्दीन। कुल मिला के गुलाम वंश में 11 राजा बने थे। कितने राजा बने थे? 11। ऐबक राजा कब से कब तक था? 1206 से लेकर 10। आराम शाह राजा था 1210 से लेकर 11। इल्तुतमिश राजा था 1211 से लेकर 36। रुकनुद्दीन फिरोज शाह राजा था 1236 से लेकर 36। रजिया सुल्तान राजा थी 1236 से लेकर 40। बहराम शाह राजा था 1240 से लेकर 42। अलाउद्दीन मसूद शाह राजा था 1242 से लेकर 46। नासरुद्दीन मसूद शाह राजा था 1246 से लेकर 65। और फिर बलवंत राजा था 1265 से लेकर 1287। 1265 से लेकर 87। और फिर केकुबाद और शमसुद्दीन राजा थे 1287 से लेकर 90। यानी कुल मिला के गुलाम वंश में कितने राजा बने? तो उन राजाओं की संख्या आपको याद रखनी है कि 11 व्यक्ति राजा बने थे। कितने व्यक्ति राजा बने थे? 11 व्यक्ति राजा बने थे। किस वंश में? गुलाम वंश में। ये सारे के सारे गुलाम थे किसी न किसी व्यक्ति के। अब गुलाम वंश के अंदर भी हमें 3 वंश और मिलते हैं। गुलाम वंश के अंदर ध्यान दीजिए, ये पहले 3 थे, इनको हम बोलते हैं कुतुबी वंश। और कुतुबी वंश की स्थापना कुतुबुद्दीन ऐबक ने की थी। फिर उसके बाद में ये वाले जो है 6 राजा, इनको हम बोलते हैं शमसी वंश। और शमसी वंश की स्थापना की थी किसने? इल्तुतमिश ने। फिर ये वाले 3 राजा हैं, इनको इतिहास में बोलते हैं बलवनी वंश। और बलवनी वंश की स्थापना की थी किसने? बलवन ने। तो गुलाम वंश के अंदर भी कितने वंश हैं? 3 वंश हैं। और गुलाम वंश को हम दास वंश बोलते हैं, मामलुक वंश बोलते हैं, इल्बरी वंश बोलते हैं। ये गुलाम वंश के ही नाम है, ये जरूर याद रखेंगे। दास वंश, मामलुक वंश और इल्बरी वंश। ठीक है। और गुलाम वंश में लगभग 11 राजा है। ठीक है, 11 राजा है। और गुलाम वंश के अंदर ये 3 वंश है। ठीक है। कुतुबुद्दीन ऐबक से हरियाणा जीके का कोई प्रश्न नहीं बनता है। क्यों नहीं बनता है? क्योंकि कुतुबुद्दीन ऐबक हकीकत में दिल्ली को कैपिटल नहीं, इसने लाहौर को कैपिटल बनाई थी और ये लाहौर में रहा था। ठीक है, इससे हमारा कोई प्रश्न नहीं बनेगा। इसके बेटे आराम शाह से भी कोई क्वेश्चन नहीं बनेगा, मगर अल्तमश से क्वेश्चन बनेगा, इल्तुतमिश से क्वेश्चन बनेगा। नंबर 1, इल्तुतमिश ने 1215, जरूर याद रखेंगे, त्राइन के तीसरे युद्ध में, कौन से युद्ध में? त्राइन के तीसरे युद्ध में इल्तुतमिश ने गजनी के शासक याल दोज को पराजित किया और मार डाला। किसको? जरूर याद रखेंगे, इल्तुतमिश ने गजनी के शासक, गजनी का शासक कौन था? आप याद कीजिए, गजनी किसे दे के गया था गोरी? याल दोज। तो याल दोज को पराजित किया और मार डाला। कौन से युद्ध में? त्राइन के तीसरे युद्ध में। तो त्राइन का तीसरा युद्ध किसने जीता था? इल्तुतमिश ने जीता था। और त्राइन के 2 युद्ध आप पहले पढ़ चुके हो। त्राइन के 2 युद्ध आप पहले पढ़ चुके हो। और इसी इल्तुतमिश ने, जरूर याद रखेंगे, इक्ता प्रणाली की शुरुआत की थी।
किसकी शुरुआत की थी? इक्ता प्रणाली की शुरुआत की थी इल्तुतमिश ने, और इन्होंने बड़ा इक्ता दिल्ली को बनाया था, बड़ा इक्ता इसने दिल्ली को बनाया था, और छोटा इक्ता जरूर याद रखेंगे अपने हरियाणा पलवल को बनाया था। तो 2 प्रश्न हमारे हरियाणा जीके के बहुत ही शानदार प्रश्न बन जाते हैं, वो इल्तुतमिश से बनते हैं। ये प्रश्न आपको अच्छी तरह से याद रखने हैं। इट्स ओके, क्लियर? दोनों के दोनों शानदार प्रश्न हैं। ओके, क्लियर? इसने त्राइन का तीसरा युद्ध लड़ा था इल्तुतमिश ने, और इसने इक्ता बनाया था। किस शहर को इक्ता बनाया था? अपने हरियाणा के पलवल को इक्ता बनाया था, ये जरूर याद रखेंगे। चलिए, रजिया सुल्तान। रजिया सुल्तान ने 1240 में कैथल का युद्ध लड़ा था। कौन सा युद्ध? कैथल का युद्ध। कब हुआ था कैथल का युद्ध? 1240 में। और इस युद्ध में बहराम शाह ने, ये रजिया सुल्तान का चचेरा भाई है, बहराम शाह ने रजिया सुल्तान को पराजित किया और मार डाला। कौन से युद्ध में? कैथल के युद्ध में रजिया सुल्तान को पराजित किया और मार डाला। किसने? बहराम शाह ने। ठीक है। रजिया सुल्तान का मकबरा कहाँ पे बना? रजिया सुल्तान का मकबरा सभी को पता है कहाँ पे है रजिया सुल्तान का मकबरा। तो रजिया सुल्तान का मकबरा है, जरूर याद रखें, कैथल में। ठीक है। एक प्रश्न बन जाता है कि निर्माण की दृष्टि से ये हरियाणा का पहला मकबरा है। निर्माण की दृष्टि से जरूर याद रखेंगे, निर्माण की दृष्टि से हरियाणा का पहला मकबरा, हरियाणा का पहला मकबरा। इससे पहले हरियाणा में कोई भी मकबरा नहीं बना है, तो निर्माण की दृष्टि से यह हरियाणा का पहला मकबरा है। पर एक बार हमारी HSSC में पूछा गया था कि प्राचीन मकबरा हरियाणा में कहाँ पे है। कमेंट कर दीजिए, प्राचीन मकबरा हरियाणा में कहाँ पे है, जल्दी से कमेंट कर दीजिए। ये प्रश्न अपने हरियाणा जीके में पूछा गया था कि प्राचीन मकबरा कहाँ पे है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, सारे बच्चे कमेंट कर दीजिए, फिर मैं इसका आंसर बताऊंगा। चलिए, फिर बलवन से प्रश्न बनते हैं अपने हरियाणा जीके का। आइए, बलवन से पहला प्रश्न क्या बना? बलवन ने 1265 में मेवातियों का दमन कर दिया था। एक मिनट भाई, चलो ओके, ठीक है। थोड़ी सी टेक्निकल दिक्कत हो गई थी, वापिस आ जाओ। ठीक है। तो बलवन ने 1265 में मेवातियों का दमन कर दिया था। मेवातियों का दमन कर दिया था। किसका दमन कर दिया था बलवन ने 1265 में? जरूर याद रखेंगे, मेव जाति के सभी व्यक्तियों को मरवा दिया था। अपनी HSSC में प्रश्न पूछा गया, ध्यान दीजिए। किस दिल्ली सुल्तान ने हरियाणा में सर्वाधिक वृक्ष कटवाए और हरियाणा में हत्याएं करवाई थी? हरियाणा में
हत्याएं करवाई थी। ये कार्य किस दिल्ली सुल्तान ने किया था? तो ये बलबन ने किया था। ये जरूर याद रखेंगे। इन्होंने राजा बनते ही 1265 में मेवातियों का दमन कर दिया था। मेव जाति के सभी व्यक्तियों को मरवा दिया था। ठीक है। और इसने हरियाणा में सर्वाधिक वृक्ष कटवाए थे और हत्याएं करवाई थी। ये प्रश्न हमसे पूछा गया प्रश्न है, ये जरूर याद रखेंगे। इट्स ओके, क्लियर। चलिए दूसरा प्रश्न, बलबन के बारे में दूसरा प्रश्न क्या बना? विशेष प्रश्न है कि बलबन के बारे में कहा जाता है कि बलबन ने गुरुग्राम में गोपालगिरी का किला बनवाया था। गोपालगिरी का किला बनवाया था, ये जरूर याद रखें। गोपालगिरी फोर्ट कहां पे है? गुरुग्राम में है। और किसने बनवाया था? बलबन ने। बलबन के बारे में तीसरा प्रश्न और भी विशेष है कि बलबन ने 80गढ़ का किला जीत लिया था। 80गढ़ का किला यानी हांसी, 80गढ़ का किला बलबन ने जीत लिया था, ये जरूर याद रखेंगे। कौन सा फोर्ट जीत लिया था? 80गढ़ फोर्ट बलबन ने जीत लिया था। ठीक है, ध्यान दीजिए। गुलाम वंश से इतने प्रश्न बनेंगे हरियाणा जीके के। एक बार फिर मैं रिवीजन ले लेता हूं। गुलाम वंश से इतने प्रश्न। पहला तो गुलाम वंश का पहला प्रश्न कौन सा बना? ध्यान दीजिए कि त्राइन का तीसरा युद्ध, और इस युद्ध में इल्तुतमिश ने गजनी के शासक यालदोज को हराया। फिर क्या? एकता प्रणाली की शुरुआत, और सबसे बड़ा एकता दिल्ली और सबसे छोटा एकता बलबल बनाया। तीसरा प्रश्न ध्यान दीजिए कि 1240 में कैथल का युद्ध हुआ। इस युद्ध में बहराम शाह ने रजिया सुल्तान को पराजित किया और मार डाला। रजिया सुल्तान का मकबरा कहाँ पे? कैथल में। निर्माण की दृष्टि से ये पहला मकबरा है। पर HSSC में पूछा था प्राचीन मकबरा कहाँ पे है? तो एक मकबरा है पलवल में, जिसे प्राचीन मकबरा बोलते हैं बेटा। ये HSSC में पूछा गया प्रश्न है, ये आपको इसी तरह से याद रखना है। फिर उसके बाद में बलबन ने 1265 में मेव जाति के सभी व्यक्तियों को मरवा दिया था। मेवातियों का दमन करवा दिया था और यहाँ पे वृक्ष कटवाए थे और हत्याएं करवाई थी बलबन ने। बलबन के बारे में कहा गया कि बलबन ने गोपालगिरी फोर्ट बनवाया था। कहाँ पे? गुरुग्राम में। और बलबन ने 80गढ़ के किले को जीत लिया था। कौन सा किला जीत लिया था? ये जरूर याद रखेंगे। जीत लिया था, तो कौन सा किला जीत लिया था? बलबन ने 80गढ़ फोर्ट जीत लिया था। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये गुलाम वंश से अपने इतने प्रश्न बनेंगे। चलिए नेक्स्ट वंश, और नेक्स्ट वंश कौन सा वंश आता है? तो हम सभी को पता है खिलजी वंश। खिलजी वंश, खिलजी वंश है 1290 से लेकर 1320। ये जो वंश है कौन सा वंश है? खिलजी वंश, जो गुलाम वंश के बाद आया था। पहला प्रश्न क्या बनेगा इस वंश से? इस वंश ने सल्तनत काल में सबसे कम समय व्यतीत किया है। सबसे कम समय व्यतीत किया है, ये जरूर याद रखेंगे। इस वंश ने सबसे कम समय व्यतीत किया है। किसने? खिलजी वंश ने। अब राजा कौन बने हैं? इसका पहला राजा बना है जलालुद्दीन खिलजी। जलालुद्दीन खिलजी कब से कब तक? 1290 से लेकर 1296। दूसरा राजा कौन है? अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी कब से कब तक? 1296 से 1316। तीसरा राजा कौन है? जरूर याद रखें, उमर खिलजी। 1316 से लेकर 1316। चौथा राजा कौन है? कुतुबुद्दीन मुबारक खिलजी। कुतुबुद्दीन
मुबारक खिलजी 1316 से लेकर 1320। और पांचवा राजा कौन है? नासरुद्दीन खिलजी। एक मिनट, नासरुद्दीन खिलजी 1320 से लेकर 1320। इस नासरुद्दीन खिलजी को हम बोलते हैं खुसरो खान। क्या बोलते हैं इसको? हम खुसरो खान बोलते हैं। तो ये थे सारे के सारे खिलजी वंश के राजा। इनकी कहानी हम पढ़ेंगे, सभी खिलजियों की कहानी जो एग्जामिनर हमसे पूछ लेता है। चलो आइए खिलजी वंश की कहानी पढ़े। क्लास सही चल रही है क्या? जल्दी से मैसेज कर देंगे क्लास सही चल रही है, ओके चल रही है एकदम। क्लास सही चल रही है बेटे? मुनीश कुमार शाबाश, बड़ी संख्या में बच्चे जुड़े हो, बड़ा अच्छा लग रहा है भाई। आ जाओ, ठीक है। इन सभी खिलजियों की कहानी पढ़ लें। 2 प्रश्न बनेंगे हरियाणा जीके के खिलजी वंश से। पहला, जलालुद्दीन खिलजी ने इस वंश की स्थापना की। और कौन था जलालुद्दीन खिलजी? जलालुद्दीन खिलजी जरूर याद रखेंगे, दिल्ली सुल्तान बनने से पहले, जलालुद्दीन खिलजी दिल्ली सुल्तान बनने से पहले कैथल के मुक्ति हुआ करते थे। कैथल के मुक्ति, मुक्ति किसे बोलते हैं? मुक्ति किसे बोलते हैं? तो मुक्ति बोलते हैं प्रमुख को। ये कैथल के प्रमुख हुआ करते थे दिल्ली सुल्तान बनने से पहले। जलालुद्दीन खिलजी दिल्ली सुल्तान बनने से पहले कौन थे? कैथल के मुक्ति। और इन्होंने केकूबाद और शमसुद्दीन की हत्या करके, ये छोटे छोटे बच्चे थे 2, केकूबाद और शमसुद्दीन की हत्या करके इस वंश की स्थापना की थी। तो एक ही प्रश्न बनेगा कि खिलजी वंश की स्थापना किसने की थी? तो कैथल के मुक्ति ने की थी। और उस कैथल के मुक्ति का क्या नाम है? जलालुद्दीन खिलजी, जो 70 वर्ष की उम्र में दिल्ली सुल्तान बना था। कितने साल का? 70 वर्ष की उम्र में दिल्ली सुल्तान बना था। ये जरूर याद रखेंगे। चलिए, अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी भी कैथल के मुक्ति रहे थे। ये भी कैथल का प्रमुख रहा था, ये जरूर याद रखेंगे, ठीक है। और इतिहास में अलाउद्दीन खिलजी को क्या कहते हैं? जरूर याद रखेंगे, शानी ए सिकंदर। क्या कहते हैं? शानी ए सिकंदर, विश्व का सुल्तान, विश्व का सुल्तान और जनता का चरवाहा, जनता का चरवाहा। तो इस अलाउद्दीन खिलजी को हम इतिहास में एक बहुत बड़े राजा के रूप में जानते हैं। इसने भारत में स्थायी सेना की शुरुआत की थी, सैनिकों को वेतन शुरू किया था, बाजार व्यवस्था ये लेके आया था, मूल्य नियंत्रण प्रणाली ये लेके आया था, घोड़ा दागने की विधि इसने शुरू की थी, हुलिया विधि इसने शुरू की थी, सर्वाधिक टैक्स ये लिया करता था, भूमि की पैमाइश इसने करवाई थी। मंगोलों ने सबसे ज्यादा अटैक इसके समय में किए थे। पर हरियाणा जीके का एक ही प्रश्न बनेगा, ये दिल्ली सुल्तान बनने से पहले कैथल का मुक्ति हुआ करता था। बस उमर खिलजी, उमर खिलजी से बस एक छोटा सा प्रश्न, उमर खिलजी सबसे युवा दिल्ली सुल्तान है, ये जरूर याद रखेंगे, सबसे युवा दिल्ली सुल्तान, और 35 दिन तक इन्होंने सुल्तान के रूप में समय व्यतीत किया है, जो सबसे कम टेन्योर है। मुबारक खिलजी ये निवस्त्र रहता था और निवस्त्र होकर दरबार में भी दौड़ा करता था। इसने स्वयं को खलीफा घोषित कर लिया था, तो इसलिए इससे कोई प्रश्न नहीं बनता है। मगर नासरुद्दीन खिलजी से एक शानदार प्रश्न बनता है कि हिंदू धर्म परिवर्तित करके, हिंदू धर्म का परिवर्तन करके मुसलमान बना था, हिंदू धर्म का परिवर्तन
करके मुसलमान बना था, ये जरूर याद रखेंगे। हिंदू धर्म का परिवर्तन करके मुसलमान बना था। और इनके दरबार में हिंदुओं का वर्णन मिलता है। इनके दरबार में जरूर याद रखेंगे, दरबार में हिंदुओं का वर्णन मिलता है। किसका वर्णन मिलता है? हिंदुओं का वर्णन मिलता है। किसके दरबार में? तो जरूर याद रखेंगे नासरुद्दीन खिलजी के दरबार में, जिनको हम खुसरो खान भी बोलते हैं। तो खिलजी वंश से मेरे दोस्तों हमारे हरियाणा जीके के दो ही प्रश्न बनेंगे कि एक तो जलालुद्दीन खिलजी और एक अलाउद्दीन खिलजी, ये दिल्ली सुल्तान बनने से पहले अपने कैथल के मुक्ति हुआ करते थे। दिल्ली सुल्तान बनने से पहले ये कैथल के मुक्ति हुआ करते थे। इससे ज्यादा कोई प्रश्न नहीं बनेगा। खिलजी वंश के बाद कौन सा वंश आया? चलो, खिलजी वंश के बाद आया तुगलक वंश। तुगलक वंश 1320 से लेकर 1414। कौन सा वंश? तुगलक वंश। तुगलक वंश का पहला प्रश्न सबसे शानदार। सल्तनत काल में इन्होंने सबसे लंबा समय व्यतीत किया। इन्होंने सबसे लंबा कार्यकाल व्यतीत किया। ये जरूर याद रखेंगे। ठीक है, दो तीन विशेष प्रश्न लिख रहा हूं मैं तुगलक वंश के बारे में, सुन लीजिए ध्यान से। इनके पास विशाल साम्राज्य था, विशाल एम्पायर, सबसे बड़ा एम्पायर तुगलकों के पास था। ठीक है, और इनके समय में सबसे ज्यादा विद्रोह हुए थे। सर्वाधिक विद्रोह। ठीक है, और इन्होंने सबसे लंबा समय व्यतीत किया। किसानों का शारीरिक दंड इन्होंने माफ कर दिया था। किसानों का शारीरिक दंड व ऋण इन्होंने माफ कर दिया था। ठीक है, और इनके साथ ही सल्तनत काल का पतन शुरू हो गया था। इनके साथ ही सल्तनत काल का पतन शुरू हो गया था। यह प्रश्न याद रखने बेटा, महत्वपूर्ण प्रश्न इनसे पूछ लेते हैं कि सबसे बड़ा एम्पायर इनके पास था। इनके समय में सबसे ज्यादा विद्रोह हुए थे, विरोध हुए थे। किसानों का शारीरिक दंड और ऋण माफ इन्होंने कर दिया था, और इनके समय में सल्तनत काल का पतन शुरू हो गया था। चलिए, अब कौन कौन तुगलक शासक बने और हरियाणा जीके के प्रश्न क्या बनेंगे। सबसे पहले शासक बना था, जरूर याद रखें, ग्यासुद्दीन तुगलक। ग्यासुद्दीन तुगलक सबसे पहले राजा बना था 1320 से लेकर 1325। फिर इनका बेटा राजा बना था मोहम्मद बिन तुगलक। मोहम्मद बिन तुगलक मोहम्मद बिन तुगलक राजा बना था 1325 से लेकर 1351। फिर राजा बना था मोहम्मद बिन तुगलक का चचेरा भाई फिरोज शाह तुगलक। इसके प्रश्न बनेंगे हरियाणा जीके में। फिरोज शाह तुगलक 1351 से लेकर 1388। कहानी हमें पढ़नी है फिरोज शाह तुगलक की, और इससे प्रश्न बनेंगे हमारे एग्जाम में। सुनिए ध्यान से, ठीक है। फिरोज शाह तुगलक, ठीक है, प्रश्न क्या बना फिरोज शाह तुगलक से? आ जाइए बेटा, सारे प्रश्न हम कर लेते हैं। फिरोज शाह तुगलक ने सुल्तान बनते ही 24 प्रकार के करों को बंद कर दिया था। 24 प्रकार के करों को, टैक्स को बंद कर दिया था।
ये बनता है पहला प्रश्न। बंद कर दिया था, 24 प्रकार के टैक्स इसने बंद कर दिए थे। सुल्तान बनते ही पहला काम इसने ये किया, इसने कहा कि मैं हिंदुओं से लूंगा 2 कर। हिंदुओं से इसने जजिया कर लिया, तो मुसलमानों से, ध्यान दीजिए, मुसलमानों से इसने कौन सा कर लिया था? जकात कर। जकात कर, ये जरूर याद रखेंगे। हिंदुओं से कौन सा कर? जजिया कर। और मुसलमानों से कौन सा लिया था? जकात कर। ठीक है। हिंदुओं से ये लगान कौन सा लिया करता था? जरूर याद रखेंगे, उस्र। उस्र नामक लगान लिया करता था। लगान किसे बोलते हैं? कृषि कार्यों पर जो टैक्स लिया जाता है उसको लगान बोलते हैं। और मुसलमानों से ये कौन सा लगान लिया करता था? जरूर याद रखेंगे, खराज। खराज नामक लगान लिया करता था। ठीक है। जो इसके सैनिक थे, ये सैनिकों से कौन सा टैक्स लेता था? सैनिकों से। ध्यान दीजिए, सैनिकों से इसने टैक्स लिया था खुम्मस, जिसको खम्मस भी बोलते हैं बेटा, खम्मस। इसने खुम्मस या खम्मस नामक टैक्स लिया था। किससे? सैनिकों से। इस राजा के बारे में कहते हैं कि इसने अपने काल में नहरों का जाल फैलाया था। नहरों का जाल फैलाया था। इसने अपने काल में नहरों का जाल फैलाया था, ये जरूर याद रखेंगे। तो इसने सिंचाई कर भी लिया था। सिंचाई टैक्स लेने वाला ये पहला राजा है। इसने सिंचाई कर भी लिया था। कौन सा था? जरूर याद रखेंगे, हक ए सरब। कौन सा सिंचाई टैक्स लिया था? हक ए सरब नामक सिंचाई टैक्स इसने लिया था। इसके प्रश्न कौन से बनते हैं जो एग्जामिनर हमसे पूछता है, वो देख लीजिए। ठीक है। प्रश्न नंबर 1, इसने ताश ए घड़ियाल की शुरुआत करवाई थी। ताश ए घड़ियाल, सबसे पहले जल घड़ी का प्रोजेक्ट यही लेके आया था। इसने दर उल शफा इसने भारत में हॉस्पिटल शुरू करवाए थे। इसने भारत में हॉस्पिटल शुरू करवाए थे। और ध्यान दीजिए, इसने दीवान ए बदगान यानी इसने दास विभाग की स्थापना की थी। इसके दरबार में 1,80,000 दास रहते थे। और दीवान ए खैरात, जरूर याद रखिए, दीवान ए खैरात, इसने दान विभाग की भी स्थापना की थी। और बहुत बड़ी मात्रा में ये दान दिया करता था। बहुत बड़ी मात्रा में ये दान दिया करता था। और दीवान ए इस्तिहाक, जरूर याद रखेंगे बेटा, ये सारे प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है। दीवान ए इस्तिहाक, इसने पेंशन विभाग की स्थापना भी की थी। और इसने सरकारी पदों को वंशानुगत कर दिया था। इसने पेंशन विभाग की स्थापना की थी और इसने सरकारी पदों को वंशानुगत कर दिया था, ये जरूर याद रखेंगे। सबसे पहले इसने सुल्तान की मुद्रा का वर्णन किया था और सुल्तान के सभी नजराने इसने बंद कर दिए थे, ये जरूर याद रखेंगे आप। सबसे पहले इसने सुल्तान की मुद्रा का वर्णन किया था और सुल्तान के सभी नजराने इसने बंद कर दिए थे, ये जरूर याद रखेंगे। इसके बारे में कहा गया कि नहरों का जाल इसने फैलाया था। नहरों का जाल इसने फैलाया था। और इसके बारे में कहा गया कि इतिहास में इसे नगर निर्माण के लिए जाना गया, ये जरूर याद रखेंगे। इसने नगर बसाए से 300 से भी ज्यादा नगर बसाए थे। जैसे नंबर 1 फतेहाबाद, नंबर 2 हिसार, नंबर 3 फिरोजाबाद, नंबर 4 जौनपुर, फिर फिरोजपुर और फिर फिरोज शाह कोटला।
बेटा ध्यान दीजिए, फिरोज शाह कोटला कहाँ पे है? दिल्ली में। फिरोजपुर कहाँ पे है? पंजाब में। जौनपुर और फिरोजाबाद कहाँ पे है? यूपी में। मगर 2 प्रश्न हमारे हैं, तो इन दोनों प्रश्नों की कहानी मैं अच्छी तरह से बता देता हूं, सुन लीजिए। ठीक है, इसके बारे में कहा गया कि इसने 1352 में अपने पुत्र फतेह खान के नाम पर फतेहाबाद बसाया था, ये जरूर याद रखेंगे। और 1354 में एक किले के नाम पर इन्होंने फिरोजा ए हिसार बसाया था। कौन सा शहर बसाया था? फिरोजा ए हिसार। हिसार है वो फारसी शब्द है और इसका शाब्दिक अर्थ होता है किला यानी दुर्ग। ये जरूर याद रखेंगे, किला यानी दुर्ग। ठीक है, हिसार में इन्होंने लाट की मस्जिद बनवाई थी। कौन सी मस्जिद? हिसार में इन्होंने लाट की मस्जिद बनवाई थी। लाट की मस्जिद कहां पे है? जल्दी से बता दीजिए। हिसार में। ठीक है, और इन्होंने बनवाई थी लाट की मस्जिद हिसार में। और हिसार में इन्होंने गुजरी महल बनवाया था। गुजरी महल, ये जरूर याद रखें। कौन सा महल? गुजरी महल। इस गुजरी महल को सल्तनत काल का ताजमहल बोलते हैं। सल्तनत काल का ताजमहल। इस गुजरी महल को क्या बोलते हैं? सल्तनत काल का ताजमहल बोलते हैं। तो हिसार में इन्होंने लाट की मस्जिद बनवाई थी। और इस लाट की मस्जिद कहाँ पे? हिसार में। तो हिसार में इन्होंने गुजरी महल का निर्माण भी करवाया था, जिस महल को क्या बोलते हैं? सल्तनत काल का ताजमहल बोलते हैं। ये जरूर याद रखेंगे। ठीक है, विशेष प्रश्न आप याद कीजिए। टोपरा अभिलेख और मेरठ अभिलेख। टोपरा अभिलेख और मेरठ अभिलेख। अब ये टोपरा अभिलेख कहां पे है? तो टोपरा अभिलेख मिला है अंबाला और यमुनानगर से मिला है। ये अशोक मौर्य का अभिलेख है, ये जरूर याद रखेंगे आप। ठीक है, अंबाला और यमुनानगर से मिला है, ये जरूर याद रखेंगे। ये अशोक मौर्य का अभिलेख है। और जो मेरठ अभिलेख मिला है वो उत्तर प्रदेश से मिला है मेरठ अभिलेख। इन दोनों अभिलेखों को इसने दिल्ली में स्थापित करवाया था। कहां पे स्थापित करवाया था? दिल्ली में। ये जरूर याद रखेंगे। महान राजा थे फिरोज शाह तुगलक। इनसे हमारे हरियाणा जीके के बहुत अच्छे प्रश्न बन जाते हैं। आ जाइए, थोड़ी सी कहानी पढ़ लेते हैं। फिरोज शाह तुगलक कब से कब तक राजा थे? 1351 से लेकर 1388। इन्होंने अपने हरियाणा के फतेहाबाद शहर को बसाया था 1352 में अपने पुत्र फतेह खान के नाम पर। एक किले के नाम पर 1354 में इन्होंने हिसार बसाया था। कौन सा शहर? हिसार। हिसार में इन्होंने लाट की मस्जिद बनवाई थी और हिसार में इन्होंने गुजरी महल बनवाया था। कौन सा महल बनवाया था? गुजरी महल, जो सल्तनत काल का ताजमहल कहलाता है। गुजरी महल को क्या बोलते हैं हम? सल्तनत काल का ताजमहल। नहीं मोनिका, लगे रहो, बहुत जल्द आपका पेपर होने वाला है। ठीक है बेटा, बताइए सही चल रही है क्या वीडियो अपनी? बेटा जल्दी बताइए, कमेंट कीजिए, क्या वीडियो सही चल रही है अपनी? क्या मोहित, पिंकी, जल्दी कमेंट कीजिए बेटा। कुछ बच्चों के मैसेज आ रहे हैं, सर आवाज नहीं मिल रही। क्या ऐसी है क्या? कोई दिक्कत है क्या? जल्दी बताइए बेटा। मुनेश, वीडियो सही चल रही है क्या बेटा? जल्दी बताओ बेटा। जितने भी बच्चे साथ में जुड़े हैं जल्दी बताओ, अपनी वीडियो सही चल रही है क्या? वीडियो प्रॉपर आ रही है क्या?
वीडियो चल रही है, मेरी आवाज आ रही है क्या? सही बताओ, जल्दी से बताओ, वीडियो सही चल रही है क्या? हाँ जी, पिंकी कह रही है एकदम सही है बेटा। मोनिका ठीक, ओके ओके, थैंक यू बेटा, थैंक यू। आप पीपीटी बना देंगे, ठीक है। तो इस तरह से इस फिरोज शाह तुगलक के बहुत सारे प्रश्न बनेंगे बेटा। ये बहुत ही महत्वपूर्ण राजा है और हमारे एग्जाम की जान है। ये हरियाणा जीके के प्रश्न है। और ये जो टोपरा अभिलेख है ये भी पूछ लेते हैं हमसे कि टोपरा अभिलेख कहां से मिला। तो फिरोज शाह तुगलक की मृत्यु के साथ ही सल्तनत काल का पतन शुरू हो गया था। फिरोज शाह तुगलक की मृत्यु के साथ ही सल्तनत काल का पतन शुरू हो गया था। 2 मिनट के छोटे से टॉपिक और बचे हैं, उनकी कहानी छोटी सी और बता देता हूं, ठीक है। तुगलक वंश का कोई अंतिम शासक था, उसका नाम है, जरूर याद रखेंगे, नासरुद्दीन तुगलक। नासरुद्दीन तुगलक। और नासरुद्दीन तुगलक राजा कब बना था? 1394 में, और ये 1414 तक राजा रहा था। इस नासरुद्दीन तुगलक के समय में कौन सी घटना घटित हुई, देखिए ध्यान से। इस नासरुद्दीन तुगलक के समय में भारत पर आक्रमण करने के लिए एक व्यक्ति आया। इस नासरुद्दीन तुगलक के समय में भारत पर आक्रमण करने के लिए कौन आया? तैमूर लंग। तैमूर लंग ने भारत पर अटैक किया 1398 में। किसने अटैक किया? तैमूर लंग ने भारत पर अटैक किया था 1398 में, ठीक है। तैमूर ने सरस्वती नदी के रास्ते, या 1 मिनट रुक जाइए, मैं पूरी बातें बता देता हूं। तैमूर ने कब अटैक किया था? 1 मिनट रुको बेटा, पूरा चित्र मान के पूरी बातें बता देता हूं आपको, ठीक है। तैमूर लंग ने कब आक्रमण किया? 1398 में आक्रमण किया था तैमूर ने। 1 मिनट रुक जाओ, ठीक है। तैमूर का आक्रमण, ठीक है, ध्यान दीजिए, कब? 1398 में। अब तैमूर की विशेषता क्या है कि तैमूर ने सबसे पहले आक्रमण किया था, जरूर याद रखेंगे, दीवालपुर। फिर तैमूर ने अटैक किया था मुल्तान। फिर तैमूर ने अटैक किया था लाहौर। और फिर घगर नदी के रास्ते, कौन सी नदी है? जरूर याद रखेंगे, सरस्वती। सरस्वती या घगर। घगर नदी के रास्ते तैमूर ने हरियाणा में प्रवेश किया। हरियाणा में प्रवेश किया। तैमूर ने कहां पे प्रवेश किया? घगर नदी के रास्ते हरियाणा में प्रवेश किया। तो सबसे पहले तो तैमूर ने लूटा सिरसा, फिर तैमूर ने लूटा फतेहाबाद, फिर तैमूर ने लूटा हिसार, फिर तैमूर ने लूटा जींद, और फिर तैमूर ने लूटा करनाल, और फिर तैमूर ने लूटा पानीपत। यानी ये सारे शहर तैमूर ने लूट लिए थे। ये जरूर याद रखें, कौन कौन से शहर? तैमूर ने हरियाणा में प्रवेश किया, सिरसा, फतेहाबाद, हिसार, जींद, करनाल और पानीपत। तैमूर ने कब भारत को लूटा था, या तैमूर भारत को लूटने के लिए कब आया था? तो जरूर याद रखेंगे, 1398 में आया था। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और इन शहरों को लूटा। तैमूर ने जाते वक्त, ध्यान दीजिए, तैमूर ने जाते वक्त गवर्नर बनाया। किसको गवर्नर बनाया? खिज्र खान को। खिज्र खान को गवर्नर बनाया। ये जरूर याद रखें, कहां का? दीवालपुर, मुल्तान और लाहौर का। दीवालपुर, मुल्तान और लाहौर का गवर्नर बनाया खिज्र खान को। और इस खिज्र खान ने नासरुद्दीन तुगलक की हत्या करके एक नए वंश की स्थापना कर दी, जिस वंश को हम बोलते हैं सैयद वंश। कौन सा वंश? सैयद वंश। 1414 से लेकर 1451। और इस वंश में 4 राजा हुए। इस वंश में 4 राजा हुए। पहले राजा हुए जिनका नाम है खिज्र खान। ये इस वंश का महान शासक था।
फिर राजा बना था मुबारक शाह, मुबारक शाह। फिर राजा बना था मोहम्मद शाह, और फिर राजा बना था, जरूर याद रखेंगे, आलम शाह। ये 4 राजा बने। खिज़र खान राजा बना था 1414 से 1421 तक। मुबारक शाह राजा बना था 1421 से 34 तक। फिर मोहम्मद शाह राजा बना था 1434 से लेकर 43 तक। और फिर आलम शाह राजा बना था 1443 से लेकर 1451 तक। ये सैयद वंश के 4 राजा हैं। इनसे प्रश्न बनेगा एक। खिज़र खान ने इस वंश की स्थापना की और खिज़र खान ही इस वंश का महान शासक था। मगर ये एकमात्र दिल्ली शासक है जिसने सुल्तान की उपाधि नहीं ग्रहण की है। कौन सी उपाधि नहीं ग्रहण की है? सुल्तान की उपाधि इसने नहीं ग्रहण की है। ये जरूर याद रखेंगे आप। इसने उपाधि ग्रहण की है, रेयत ए आला की उपाधि ग्रहण की है। कौन सी उपाधि ग्रहण की है? रेयत ए आला। प्रश्न हमारे लिए एक बनेगा। इसका जो मकबरा है खिज़र खान, तो जरूर याद रखेंगे सैयद खिज़र खान का मकबरा कहां पे है? सोनीपत में। सैयद खिज़र खान का मकबरा कहां पे है? सोनीपत में। यह प्रश्न कई बार पूछते हैं, यह जरूर याद रखेंगे। सैयद खिज़र खान का मकबरा कहां पे है? सैयद खिज़र खान का मकबरा सोनीपत में है। यह प्रश्न बनेगा। मुबारक शाह ने मुबारकाबाद नामक नगर बसाया था, और मुबारकाबाद नामक नगर कहां पे है? तो उत्तर प्रदेश में है। मोहम्मद शाह ने बहलोल लोदी को खाने जहां की उपाधि दी थी, और मोहम्मद शाह बहलोल लोदी के साथ अफगानिस्तान घूमने चले गए थे और अफगानिस्तान में उनकी मृत्यु हो गई थी। ठीक है। और फिर आलम शाह, आलम शाह के बारे में कहा गया कि ये बहलोल लोदी से भयभीत होकर, बहलोल लोदी से भयभीत होकर ये बदायूं भाग गया था। कहां भाग गया था? ये बदायूं भाग गया था बहलोल लोदी से भयभीत होकर। और इनके समय में दिल्ली सल्तनत, इनके समय में दिल्ली सल्तनत 9 से 13 गांव तक सीमित हो गई थी। ये जरूर याद रखेंगे। किस दिल्ली सुल्तान के समय में सबसे कम एम्पायर था? तो वो किसके समय में था? आलम शाह के समय में था। और लास्ट कोई लाइन है आज की क्लास की, उसको हम लोदी वंश बोलेंगे। कौन सा वंश? लोदी वंश। 1451 से लेकर 1526। इस लोदी वंश की स्थापना की है बहलोल लोदी ने। फिर इनका बेटा राजा बना है जो इस वंश का महान शासक है, सिकंदर शाह लोदी। और फिर सल्तनत काल का अंतिम राजा बना है जिसका नाम है इब्राहिम लोदी। यानी 3 राजा बने हैं इस वंश में। कितने राजा बने हैं? 3 राजा बने हैं लोदी वंश में। जो बहलोल लोदी है ये 1451 से लेकर 1489 तक राजा है। इस वंश की स्थापना बहलोल लोदी ने की थी। एक तो जरूर याद रखेंगे, इन्होंने इस वंश की स्थापना की और इन्होंने सुल्तान के रूप में सबसे लंबा टेन्योर व्यतीत किया है। सुल्तान के रूप में सबसे लंबा कार्यकाल, लंबा टेन्योर है इनका, सबसे लंबा कार्यकाल है सुल्तान के रूप में। यह जरूर याद रखेंगे। सिकंदर शाह लोदी इस वंश के सबसे महान शासक हैं। 1489 से लेकर 1517 इन्होंने आगरा बसाया था। इन्होंने भारत को गज ए सिकंदरी दिया था। इनके समय में महिलाओं को मंदिरों व मज़ारों पर जाने की अनुमति नहीं थी। इन्होंने आयुर्वेद का अनुवाद फारसी भाषा में किया था। इन्होंने आगरा में बादल दुर्ग का निर्माण करवाया था। मगर ध्यान दीजिए, इनके लिए घोड़ों का व्यापार, घोड़ों का व्यापार इब्राहिम सूरी किया करते थे। इब्राहिम सूरी किया करते थे। इब्राहिम सूरी जिनका मकबरा कहाँ पे है? जरूर याद रखेंगे। जो शेर शाह सूरी के दादा हैं, जिनका मकबरा है नारनौल महेंद्रगढ़ में। कहाँ पे मकबरा है? नारनौल महेंद्रगढ़ में मकबरा है। ये जरूर याद रखेंगे आप। इब्राहिम सूरी का मकबरा कहाँ पे है? नारनौल महेंद्रगढ़ में। ये जरूर याद रखेंगे।
ठीक है। और इस लोदी वंश का या सल्तनत काल का कोई अंतिम राजा है, उसका नाम है इब्राहिम लोदी, 1517 से लेकर 1526। ये सल्तनत काल जरूर याद रखेंगे, सल्तनत काल और लोदी वंश के अंतिम सुल्तान हैं। सल्तनत काल व लोदी वंश के अंतिम सुल्तान है, ये जरूर याद रखेंगे। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, यही प्रश्न इनसे बनता है। ठीक है। 1526 पानीपत के पहले युद्ध में, 1526 पानीपत के पहले युद्ध में, 1526 पानीपत के पहले युद्ध में बाबर ने इब्राहिम लोदी को पराजित किया और मार डाला। इब्राहिम लोदी को मार डाला। इब्राहिम लोदी का मकबरा कहां पे है? ध्यान दीजिए, इब्राहिम लोदी को मार डाला किसने? बाबर ने। इब्राहिम लोदी का मकबरा, इनका जो मकबरा है ना, वो जरूर याद रखेंगे, पानीपत में है। इनका मकबरा कहां पे है? पानीपत में, अपने हरियाणा पानीपत में इनका मकबरा है, ये जरूर याद रखेंगे। और बड़ा प्रश्न, ये एकमात्र दिल्ली सुल्तान है, एकमात्र दिल्ली सुल्तान, एकमात्र दिल्ली सुल्तान जो युद्ध भूमि में मारे गए। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये जरूर याद रखेंगे बेटा। ठीक है। तो सल्तनत काल और मुस्लिम के आगमन से हमारे हरियाणा जीके के ये 5-6 प्रश्न बनेंगे, और इससे ज्यादा कोई प्रश्न नहीं बनेगा बेटा। एक तो गजनवी के 2 अटैक, गजनवी ने थानेसर पर आक्रमण किया था, थानेसर को लूटा था, और थानेसर से स्वामी श्री चक्रधर की मूर्ति लूट के ले गया था। फिर मोहम्मद गोरी के त्राइन के युद्ध, एक युद्ध चौहान ने जीता था और दूसरा युद्ध किसने जीता था? गोरी ने जीता था। ये युद्ध बनेंगे अपने प्रश्न। और फिर अगला प्रश्न कौन सा बना? नेक्स्ट ध्यान दीजिए, अगला प्रश्न बना कि त्राइन का तीसरा युद्ध इल्तुतमिश ने जीता था, गजनी के शासक यालदोज को हराकर, और सबसे छोटा इक्ता पलवल बना था। कौन सा बना था? सबसे छोटा इक्ता पलवल बना था, ये जरूर याद रखेंगे। फिर रजिया सुल्तान का मकबरा कैथल में, जो निर्माण की दृष्टि से पहला मकबरा है, साउथ एशिया का किसी भी महिला का पहला मकबरा है, ये जरूर याद रखेंगे। फिर मेवातियों का दमन कर दिया था किसने? बलवन ने, और बलवन ने यहाँ पे वृक्ष कटवाए थे और हत्याएं करवाई थी, और गोपालगिरी का किला बनवाया था और 80गढ़ का किला जीत लिया था। फिर ये 2 खिलजी शासक अपने कैथल के मुक्ति हुआ करते थे, ये प्रश्न बनेगा। और फिर एक अच्छा प्रश्न बनेगा, कौन? फिरोज शाह तुगलक। फिरोज शाह तुगलक ने अपना हिसार बसाया था, अपना फतेहाबाद बसाया था, और हिसार में इन्होंने लाट की मस्जिद बनवाई थी, गुजरी महल इन्होंने बनवाया था, ये जरूर याद रखेंगे। ठीक है। और अपने हरियाणा में नहरों का जाल भी इन्होंने फैलाया था। फिर उसके बाद में तैमूर लंग ने नासरुद्दीन तुगलक के समय में आक्रमण किया था, और तैमूर ने इन स्थानों को लूटा था, ये जरूर याद रखेंगे। घगर नदी के रास्ते तैमूर ने हरियाणा में प्रवेश किया। फिर सिरसा, फतेहाबाद, हिसार, जींद, करनाल, पानीपत, इन सभी शहरों को तैमूर ने लूट दिया था, ये जरूर याद रखेंगे। और फिर हमने क्या देखा? सैयद वंश का एक प्रश्न। सैयद वंश यानी जो खिज्र खान जिसने सैयद वंश की स्थापना की, उस खिज्र खान का जो मकबरा है वो कहाँ पे है? तो सोनीपत में है। ये कई बार पूछते हैं हमारे हरियाणा जीके में कि सैयद खिज्र खान का मकबरा कहाँ पे है, तो कहाँ पे है? सैयद खिज्र खान का मकबरा सोनीपत में है, ये आपको याद रखना है। और फिर लोधी वंश से एक ही प्रश्न बना, ज़्यादा इस प्रश्न की डिटेल में कल बताऊंगा आपको, कि इब्राहिम लोदी ने पानीपत के पहले युद्ध में हार का सामना किया, और इब्राहिम लोदी की इस युद्ध में मृत्यु हो गई थी। इब्राहिम लोदी पानीपत के युद्ध में मर गया था, पानीपत के पहले युद्ध में मर गया था, तो इसीलिए इब्राहिम लोदी का मकबरा कहाँ पे बना था? पानीपत में बना था, ये जरूर याद रखेंगे आप। ठीक है। और इब्राहिम लोदी एकमात्र वो दिल्ली सुल्तान है जो युद्ध भूमि में मारे गए थे। इब्राहिम लोदी एकमात्र वो दिल्ली सुल्तान है जो युद्ध भूमि में मारे गए थे। हम कल मिलेंगे नई क्लास के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय हरियाणा।